12 अप्रैल 2025 एक ऐसी तारीख जिसे चाइना के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। सुबह का वक्त था, लेकिन अचानक से आसमान पर अंधेरा छा गया। हवाओं का रुख अचानक से बदला और बस कुछ ही मिनटों में एक ऐसा भयंकर तूफान आया जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगियों को हिला कर रख दिया। तेज हवाओं ने दीवार गिरा दी, सड़क पर सैकड़ों पेड़ बिखर गए और बिजली इतनी तेज से टकराई कि जमीन कांप उठी। और दोस्तों, यहाँ सबसे डरावनी बात तो ये थी कि अप्रैल के महीने में इस तूफान का आना बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था। ये बिल्कुल अचानक से आया और काफी कुछ तबाह करके चला गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था या कुछ ऐसा था जिसे चाइनीज गवर्नमेंट दुनिया से छिपा रही है? और क्या चाइना सच में इस तूफान के लिए तैयार था, या फिर हम क्लाइमेट चेंज के उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस दिन के हर पल में जब जिंदगियां रुक गईं, पूरा सच, ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो बातें जो आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं दिखाई गईं। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो आपको पता लगेगा वो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, चाइना दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी जियोग्राफी बहुत ही डाइवर्स है। नॉर्थ में डेजर्ट्स, साउथ में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ईस्ट कोस्ट पे समुद्र से लगता हुआ हजारों किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन। और इसी कॉम्प्लेक्स जियोग्राफी की वजह से चाइना हर साल बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करता है, जिसमें अर्थक्वेक, फ्लड्स और स्टॉर्म सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन जो स्टॉर्म अप्रैल 2025 में आया वो नॉर्मल नहीं था। यहाँ हमें ये समझना होगा कि चाइना के साउथ ईस्टर्न हिस्से जैसे गुआंगडोक, फुजियान और झेजियांग प्रोविंस ट्रॉपिकल साइक्लोन बेल्ट में आते हैं। इन एरियाज में मॉनसून के दौरान या उसके आसपास के टाइम पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, जिससे पावरफुल स्टॉर्म डेवलप होना बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन अप्रैल में स्टॉर्म का आना ये पूरी तरह से अनयूजुअल है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस सीजन में इतने इंटेंस स्टॉर्म पहले कभी नहीं देखे गए। हालांकि पिछले कुछ सालों में चाइना ने कई ऐसे स्टॉर्म झेले हैं जो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, जैसे 2020 में टाइफून लेक्युमा, 2021 में टाइफून इन्फा और 2023 में ट्रॉपिकल स्टॉर्म हैकुई, जो ताइवान से टकरा के चाइना के कोस्टल एरियाज तक पहुंचा था। लेकिन 12 अप्रैल 2025 को जो हुआ वो कुछ अलग था। ना तो ये ऑफिशियल टाइफून डिक्लेयर हुआ और ना ही चाइना पहले से इसकी इंटेंसिटी को प्रेडिक्ट कर पाया था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब तक हम जिस क्लाइमेट क्राइसिस की बात किया करते थे वो अब दरवाजे पे नहीं बल्कि दरवाजे के अंदर आ चुका है। और दोस्तों, ये क्लाइमेट क्राइसिस कितना ज्यादा खतरनाक और डैमेजिंग है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर 12 अप्रैल को चाइना में एग्जैक्टली हुआ क्या था। 12 अप्रैल 2025 की सुबह बीजिंग के आसपास सब कुछ शांत था। मौसम में थोड़ी ठंडक थी, पर लोगों को किसी अनयूजुअल चीज का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। लेकिन सुबह के 8 बजे के बाद सिचुएशन तेजी से बदलने लगी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नोटिस किया कि मंगोलिया की तरफ से एक पावरफुल ठंडी हवा बीजिंग की तरफ तेजी से बढ़ रही है। कुछ ही घंटों में बीजिंग और उसके चारों तरफ के एरियाज में हवा की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर गई। दोपहर तक हवाओं ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड वाली रिपोर्ट्स आने लगी। कुछ ही देर में सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि बीजिंग के आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स जैसे कि फॉरबिडन सिटी और टेम्पल ऑफ हेवन को तुरंत बंद कर दिया गया। शहर के अंदर काफी केओस मच गया। रोड्स पे पेड़ गिरने लगे, लोग पैनिक में आ गए और विजिबिलिटी कुछ जगहों पर 0 हो गई। सिर्फ बीजिंग में ही 700 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, कई बिल्डिंग्स के कांच टूट गए और पावर लाइंस डाउन हो गई। लोग कह रहे थे कि एक सेकंड के लिए तो सब कुछ शांत था और अगले ही मोमेंट में ऐसा लगा जैसे आसमान से कुछ टूट पड़ा हो। सबसे बुरा इंपैक्ट एविएशन सेक्टर ने झेला। बीजिंग के दोनों मेजर एयरपोर्ट्स, कैपिटल इंटरनेशनल और डाक्सिंग की टोटल 693 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। कई प्लेन्स को रीरूट किया गया और कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बुरी तरह से अफेक्टेड रहा। कुछ मेट्रो लाइंस टेम्पररी क्लोज करनी पड़ी, स्कूल्स को आधे दिन के लिए बंद कर दिया गया और कई एरियाज में बस चलाना भी अनसेफ हो गया। और दोस्तों, यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि ये कोई टाइफून नहीं था। इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी, इसीलिए लोग मेंटली भी इसके लिए रेडी नहीं थे। और इसी के साथ यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये स्टॉर्म आया ही क्यों? और जब ये तूफान आया तब सरकार कहाँ थी? क्या चाइनीज गवर्नमेंट का सिस्टम इसके लिए तैयार था? और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उस वक्त इन्होंने क्या
क्या कदम उठाए। तो देखो, इस तूफान का मेन रीजन मंगोलिया से आए एक पावरफुल ठंडी हवा के सिस्टम को माना जा रहा है, जिसे साइंटिस्ट कोल्ड वॉर्टेक्स कहते हैं। ये हवा नॉर्थ चाइना में एंटर कर गई, लेकिन उस वक्त नॉर्थ चाइना का टेम्परेचर ऑलरेडी नॉर्मल से काफी ज्यादा था, मतलब गर्मी अपने पीक पर थी। ऐसे में जब ये गर्म और नमी भरी हवा इस ठंडे वॉर्टेक्स से टकराई तो एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी यानी कि अशांति आ गई और इस तरह से एक खतरनाक थंडर स्टॉर्म डेवलप हुआ। स्टॉर्म इतना पावरफुल इसलिए बन पाया क्योंकि हवा जमीन से काफी करीब से गुजर रही थी और इसमें मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा था। ऐसे में इस कॉम्बिनेशन ने इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट कर दी कि आसमान से हजारों बिजलियां गिरने लगी और आंधी की रफ्तार ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे का लेवल पार कर लिया। हालांकि तूफान आने के तुरंत बाद ही चाइना की इमरजेंसी मशीनरी एक्टिवेट हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ सच ये भी है कि उससे पहले वार्निंग सिग्नल्स उतने स्पष्ट नहीं थे जितने होने चाहिए थे। चाइना का मेट्रोलॉजिकल सिस्टम दुनिया के एडवांस सिस्टम्स में आता है, लेकिन इस बार तूफान ने इतनी तेजी से शेप लिया कि एजेंसीज को भी इसे समझने का मौका नहीं मिला। मौसम अचानक से इतनी जल्दी बदल गया कि गवर्नमेंट को कुछ बड़े टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कि फॉरबिडन सिटी, समर पैलेस और यूनिवर्सल स्टूडियोज को तुरंत बंद करना पड़ा और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सस्पेंड कर दिया गया। बीजिंग में भी स्टॉर्म के इम्पैक्ट के बाद इंस्टेंट एक्शन लिया गया। रोड्स पर गिरे हुए डेब्रिस को हटाने के लिए ओवरनाइट क्लीनिंग ऑपरेशंस चलाए गए। ट्री फॉल और इलेक्ट्रिक डैमेज के इंसिडेंट्स के लिए 24/7 हेल्पलाइन एक्टिवेट हो गई। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ जगह सिस्टम स्लिप हुआ, जैसे कि इनका अर्ली वार्निंग का मैकेनिज्म फेल हो गया था और कुछ रिमोट एरियाज तक रेस्क्यू टीम्स देर से पहुंची। फिर भी चाइना ने जितनी तेजी से एक्शन लिया, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना का इमरजेंसी फ्रेमवर्क काफी फास्ट है और जब जरूरत हो तो ये अच्छे से काम भी करता है। लेकिन अभी भी दो सवाल जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं, उनका जवाब जानना बाकी है। क्या इस स्टॉर्म को आर्टिफिशियली ट्रिगर किया गया था और क्या चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टॉर्म की सेवेरिटी लोगों से छुपाई? तो देखो, जब लोगों ने देखा कि आसमान से एक ही रात में हजारों बिजलियां गिर रही थी और इतनी तेज आंधी चल रही थी, तो शक होना एक नेचुरल रिएक्शन था, जिस वजह से कुछ लोगों ने इस स्टॉर्म को मैन मेड या आर्टिफिशियल ट्रिगर बताना शुरू कर दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स ने क्लियरली कहा है कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये स्टॉर्म कंप्लीटली नेचुरल था, जिसमें अनयूजुअल हीट, हाई ह्यूमिडिटी और ठंडी हवा का पावरफुल कॉम्बो था, बेसिकली कोल्ड वॉर्टेक्स। इसके अलावा जब कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि उन्हें टाइमली अलर्ट नहीं मिला या लोकल अथॉरिटीज ने देर से रिस्पॉन्स दिया, तब दूसरे सवाल सामने आए कि क्या गवर्नमेंट ने अपनी जनता से कुछ छुपाया। तो इस पॉइंट पर भी इन्वेस्टिगेशन हुआ और पता चला कि स्टॉर्म का अलर्ट सिस्टम एक्टिव था, लेकिन कुछ रिमोट एरियाज में नेटवर्क इश्यूज और कुछ जगहों पर कोऑर्डिनेशन में डिले हुआ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आई। बेसिकली सिस्टम में कमी थी, गवर्नमेंट ने लोगों से कुछ भी नहीं छुपाया। अब दोस्तों, चाइना के इस खतरनाक स्टॉर्म से हम क्या सीखते हैं? तो सबसे पहली सीख जो हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए वो ये कि क्लाइमेट चेंज अब फ्यूचर का खतरा नहीं बल्कि प्रेजेंट की रियलिटी है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब हर जगह हो रहे हैं। जैसे 2024 में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ की मास ब्लीचिंग हुई थी। साउथ ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रॉट देखने को मिला। यूरोप ने एक्सट्रीम फ्लड्स और हीट वेव्स का सामना किया और 2025 के शुरुआत में ही इंडिया के वेस्ट कोस्ट जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा के कुछ रीजन में गर्मी काफी पहले से ही शुरू हो गई। मार्च के सेकेंड वीक तक टेम्परेचर नॉर्मल से काफी ज्यादा हो गया था। साइंटिस्ट ने बताया कि क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव्स अब जल्दी स्टार्ट हो रही है, जो लोगों की हेल्थ और एग्रीकल्चर दोनों के लिए रिस्क बन गया है। यहाँ तक कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया उन टॉप 10 देशों में है जहाँ क्लाइमेट चेंज का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सबसे ज्यादा देखा गया है। पिछले 30 सालों में इंडिया ने लगभग 400 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स झेले हैं, जैसे फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स और हीट वेव्स, जिसमें 80,000 से ज्यादा लोगों की जान गई और लगभग $180 बिलियन का फाइनेंशियल लॉस हुआ। ऐसे में अगर हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो हमें क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना होगा। हमें क्लाइमेट चेंज को लेकर पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी होगी ताकि लोग समझें कि ये कोई दूर का थ्रेट नहीं बल्कि आज की रियलिटी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम को हर शहर और गांव तक पहुंचाना होगा ताकि फ्लड्स, हीट वेव्स या स्टॉर्म्स के वक्त लोगों को टाइमली अलर्ट मिल सके। साथ ही हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से बनाना होगा कि वो एक्सट्रीम वेदर
वेदर कंडीशंस को आसानी से झेल सकें, जैसे फ्लड प्रूफ रोड्स, स्टॉर्म रेजिस्टेंट पावर लाइंस और ग्रीन बिल्डिंग्स। इसके अलावा सरकार को रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर कार्बन एमिशन कम करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना और खेतीबाड़ी में क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्निक्स लाना भी जरूरी है। हर लेवल पर हमें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना होगा और उस पर एक्शन भी लेना होगा। दोस्तों, हम अभी नहीं संभले तो आने वाले सालों में हमें और भी ज्यादा डेंजरस डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे। वैसे आपके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को चाइना के इस स्टॉर्म से क्या सीख लेनी चाहिए, कमेंट्स में बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।